पीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच INDIA गठबंधन की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के नाम पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी आज मुंबई में बैठक। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा। रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में बाढ़ से हालात, फ्लोरिडा में प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी। एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिकस्त। और साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जोकोविच, इगा स्वियातेक और कोको गॉफ ने तीसरे दौर में किया प्रवेश। विश्व नंबर 5 खिलाड़ी सित्सापास हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में अगले आम चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को चुनौती देने के मकसद से विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन INDIA की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई बैठक से पहले ही विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों में पीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ देखने को मिली। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की मुंबई में गुरुवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक से पहले ही पीएम पद को लेकर बयानबाजी और खींचतान चल पड़ी है। अभी गठबंधन ने ठीक से आकार भी नहीं लिया है, न ही किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कोई स्वरूप तय हुआ है, लेकिन विभिन्न दलों के दिलों में बसी पीएम बनने की ख्वाहिश जुबान पर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान पर लेदे मची तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल पीएम पद की दौड़ में नहीं है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम कौन बनेगा इसका फैसला मिलकर होगा। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई बैठक के मेजबान दल शिवसेना उद्धव गुट ने आग पर पानी डालने की कोशिश तो की, लेकिन वहां भी दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी दलों को अपने अपने नेता का नाम लेने का अधिकार है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उद्धव ठाकरे को पीएम बनते देखना चाहेंगी। इसके बाद तो जैसे बयानों की झड़ी ही लग गई। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने कहा कि उनसे पूछा जाए तो वो अखिलेश का नाम लेंगी। INDIA में पीएम पद को लेकर इन दावेदारियों पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन में हर कोई पीएम पद का दावेदार है, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी को 2024 में फिर से पीएम बनाने का मन बना चुकी है। घमंडिया में परेशानी ये है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और घमंडिया में एक और दिक्कत है, हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। बिना बारूद वाला बॉम्ब है, ये फूटेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति इंडिया वाले जो आ रहे हो उनकी होने वाली है। और
आज मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है। वहीं विपक्ष की गोलबंदी के प्रयासों को बुधवार को एक और झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अगर बसपा इनके साथ ना जाए तो ये तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर और ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित है तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसी है। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में होने जा रही बैठक में संयोजक की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद पर नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि नीतीश पहले कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद से लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संयोजक कौन बनेगा इसका फैसला बैठक में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के जवाब में आज एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों गठबंधन की ये बैठक मुंबई में हो रही है। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के अजीत पवार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुंबई में एनडीए की बैठक में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके एनसीपी गुट का स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ में शामिल होंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। वे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे युद्धपोत महेंद्र गिरी के जलावतरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एमडीएल द्वारा निर्मित महेंद्र गिरी चौथा युद्धपोत है और भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगे। और अब बुलेटिन में देखते हैं G20 से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र ने बुधवार को G20 समन्वय समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव ने G20 नई दिल्ली लीडर समिट की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल है। समन्वय समिति की बैठक में G20 सचिवालय और विदेश, गृह, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पीएम के प्रधान सचिव ने आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना और अतिथि नेताओं के जीवन साथी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को एक त्रुटिहीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, भोजन, परिवहन और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम तैयार है, तो दिल्ली को सजाने संवारने का काम भी अंतिम दौर में है। शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा। इसमें 3 सत्र होंगे, जिसमें तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सब्सटेंटिव एजेंडा
3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से अधिक देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, खाने, आने जाने और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम आयोजनों में अतिथि देवो भव का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे वहाँ पे 2 चीज़ों की व्यवस्था करनी, सुरक्षा और मेडिकल। लेकिन होटल की सुरक्षा और वहाँ पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है, और दर्शकों को पता है कि 8, 9, 10 इन दिनों छुट्टी होगी। इस दौरान 8 से 10 हजार लोग दिल्ली आ रहे हैं। विदेशों के साथ ही राज्यों से भी लोग आएंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8 से 10 हजार लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 40 से ज़्यादा तो प्रतिनिधि मंडल है, उनके साथ सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, एयर क्रू होता है, 2500 से 3000 से ज़्यादा मीडिया के मित्र आते हैं। उनको किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और इसमें दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कई और एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट पे है। 9 सितंबर को गाला डिनर होगा। भारत सरकार की ओर से कन्वेंशन सेंटर में भोजन उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे, लेकिन मेन्यू में मिलेट्स को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इंस्पायर्ड मेन्यू दिया जाएगा। लंच में कुछ आइटम मिलेट के होंगे, कुछ यहाँ के हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों के हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेलीगेट्स और जो फॉरेन मीडिया है वो हमारी विविधताओं को, जो पाक कला में विविधताएं हैं उसको फील कर सकें और उसका आनंद ले सकें। सरकार इस दौरान दोहरा एजेंडा पेश करेगी। एक ओर भारतीय संस्कृति, शिल्प और व्यंजन का प्रदर्शन होगा, तो साथ ही डिजिटल क्षेत्र में प्रगति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार दुनिया के सामने भारत का आधुनिक चेहरा प्रदर्शित करेगी। एक विशेष क्राफ्ट बाजार होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। अतिथियों के लिए मेडिकल व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम हैं, तो ट्रैफिक के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो। निर्देश दिया गया है कि शहर में आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए यातायात परामर्श पहले ही जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तैयार है दिल्ली। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस देश की राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया। कितनी तैयार है दिल्ली पुलिस? डीसीपी क्राइम ब्रांच से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। G20 की मेज़बानी के लिए देश तैयार है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो न केवल हमारे पूरे भारतवर्ष में है, बल्कि दिल्ली पुलिस एक अहम रोल यहाँ अदा कर रही है। चप्पे चप्पे पर उनकी सिक्योरिटी होगी, लेकिन डॉग स्क्वाड किस तरह से काम करेगा, उसकी क्या यहाँ पर उसका क्या रोल होगा, इस पर बात करेंगे डीसीपी क्राइम ब्रांच से। किस तरह से उनका रोल होगा, डॉग स्क्वाड की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, कितने डॉग स्क्वाड हमने शामिल किए बेड़े में। दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल 79 ट्रेंड K9s हैं, जिसमें से 69 हमारे पास स्निफर हैं, जो कोई भी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो 69 ट्रेंड K9 है, स्निफर हैं, इनको हमने G20 के जो वेन्यूज़ हैं, जहाँ पे VVIPs आएंगे, हेड ऑफ़ द स्टेट्स आएंगे, जहाँ पे वो रुके हुए हैं, होटल्स हैं, रूट है, उन सभी अहम जगहों पर हमने उनको तैनात किया है। देश ऑलरेडी 15 अगस्त से निकला और फेस्टिवल सीजन्स भी चल रहे हैं। ऐसे में कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिग्नेटरीज आएंगे वो सारे हाई प्रोफाइल्स होंगे। दिल्ली पुलिस पहले भी काफ़ी बड़े प्रोग्राम
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करवा चुकी है। हम पूरी तरह सक्षम हैं और बाकी भी सारी एजेंसीज हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये जो ट्रेन डॉग्स हैं इनको कहाँ कहाँ ट्रेन किया गया है, किस तरह की इनको ट्रेनिंग दी गई? लेटेस्ट हमारे पास हमने 34 पप्स हैदराबाद से लिए थे। उनको हमने 6 महीने के लिए ITBP भानु जो K9 ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनको ट्रेन कराया है। वो बिल्कुल फ्रेश हैं ट्रेनिंग से और अब उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। जो G20 के जो वेन्यू हैं राजघाट भी और ITPO प्रगति मैदान भी, और जो बाकी जगह जहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और बाकी सभी देशों के हेड ऑफ द स्टेट होंगे और हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वहाँ सभी जगह इनको बड़ी मुस्तैदी से तैनात किया गया है। जिस तरह से अभी आपने ड्रिल कराया था उसमें क्या स्पेशलाइजेशन रहा, किस तरह का रिजल्ट रहा जो आपने अभी हाल ही में कंडक्ट किया? लगातार ड्रिल कराते रहते हैं जिसमें कि हम अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ चीज़ छुपा के रखते हैं, जिसमें कि एक्सप्लोसिव जैसी स्मेल हो या नार्कोटिक जैसी स्मेल हो या कोई IED टाइप से की कोई ऐसी चीज़ हो, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी जो एक उनका स्किल सेट है वो स्किल सेट देखने के लिए कि वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं और कैसे पकड़ पा रहे हैं, और हमारा K9 स्क्वाड इसमें बार बार सफल रहा है। ये थे DCP सतीश कुमार जो बता रहे थे कि देश तैयार है G20 के मंच के लिए। न केवल दिल्ली पुलिस ने कमर कस रखी है बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और भारत आज से मिस्र में शुरू होने वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहा है। यह सैन्य अभ्यास आज से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगा, जिसका नेतृत्व US सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में कुल 34 देश भाग लेंगे। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय सशस्त्र बल पहली बार 549 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में भाग ले रही है, जहां भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन करेगी। यह अभ्यास भारतीय सेना को रक्षा सहयोग बढ़ाने और अनुभवों को साझा करने का एक बेहतरीन अवसर है। यह सुरक्षा के नए खतरों से निपटने और विश्व शांति बनाए रखने पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बल की अगुवाई में साइबर सुरक्षा पर चर्चा की भी योजना है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लेख लिखा है। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता पर ध्यान देने और वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। जी माधवन नायर ने विस्तार से लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह हमेशा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संभावनाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले और सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत में पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर महीने में किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप और शोधकर्ता भाग लेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ग्लोबल इंडिया AI 2023 संचालन समिति की अध्यक्षता की। यह समिति इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने का काम करेगी। अमेरिका में फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने दक्षिण पूर्व जॉर्जिया में दस्तक दी है। इसके बाद वहां मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अधिकारियों को पहले से डर था कि शक्तिशाली तूफान के कारण बिग बैंड क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं। फ्लोरिडा में अधिकारी अभी भी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण जॉर्जिया में पानी में फंसे निवासियों को बचाने का काम चल रहा है। क्षेत्र के वीडियो फुटेज और तस्वीरों में दिखाया गया है कि दोपहर के समय समुद्र का पानी राजमार्गों पर बह रहा था और आसपास के इलाके व्यापक बाढ़ से घिर गए थे। माली में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध
रूस के वीटो लगाने के बाद कल समाप्त हो गए। रूस ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया। सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने माली में प्रतिबंध और स्वतंत्र निगरानी को 1 और साल बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद यह प्रस्ताव गिर गया। चीन मतदान में शामिल नहीं हुआ। माली पर 2017 से प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था। उस पर रूस ने वीटो लगा दिया। गैबन में सेना ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद जुंटा ने जनरल बिस्र ओली गुई नुगेम को अपना नेता घोषित किया है। नुगुएम प्रेसिडेंशियल गार्ड के पूर्व प्रमुख हैं। इससे पहले सेना ने सत्ता पर कब्जा कर राष्ट्रपति अली बोंगो को घर से नजरबंद कर दिया था। मध्य अफ्रीकी देश गैबन में तीसरे कार्यकाल के लिए बोंगो की जीत की चुनाव आयोग की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। सेना के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले अधिकारियों ने टेलीविजन पर घोषणा की कि चुनाव परिणाम रद्द कर दिए गए हैं, सीमाएं बंद कर दी गई हैं और सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया गया है। इस बीच बोंगो ने अपने निवास पर हिरासत से वीडियो बयान में विदेशी सहयोगियों से समर्थन की अपील की है। और अब बात खेल जगत से। एशिया कप के दूसरे मैच में आज कैंडी के पलीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें एक अच्छी शुरुआत के लिए उत्सुक होंगी। गौरतलब है कि श्रीलंका की टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। बांग्लादेश पहली बार यह ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा। वहीं श्रीलंकाई इस टूर्नामेंट में अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी। बांग्लादेश कमजोर प्रतिद्वंदी पर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा। और अब बात यूएस ओपन की। साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जोकोविच ने स्पेन के गैर वरीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-1 से हराया। वहीं 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की स्टेफानोस सित्सिपास को यूएस ओपन के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। सित्सिपास को कनाडा के 128वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डोमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 से मात की। और आज देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार आज भी मनाया जा रहा है। कई भागों में इसे कल मनाया गया। रक्षाबंधन की धूम पिछले कई दिनों से बाजारों में देखी जा रही है। रक्षाबंधन सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के साथ पावन सावन माह का भी समापन हो रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।